गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना जो है वो सिखाया गया था, जिसमें आपने हाइड्रोजन यानी कि H2 के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था एंड उसका जो मैग्नेटिक नेचर होता है, चुंबकत्व का जो गुण होता है तथा बॉन्ड ऑर्डर, ये आपने निकालना सीखा था। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे H2+ जो आयन है, यहाँ पर जो H2+ आयन देख रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो आपको मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल डायग्राम कल बता दिया गया था, आज आपको बताया जा रहा है किसी भी आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यानी कि आणविक कक्षक का चित्र। तो देख लेते हैं सबसे पहले H2+ कैसे बना होगा। H बॉन्ड H प्लस आयन, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम में से किसी एक में जो है प्लस चार्ज प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन में प्लस चार्ज कब आता है? प्लस चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो एक हाइड्रोजन का होता है 1H यानी कि 1s1 होता है और दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1s0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास पाया जाता था वो भी क्या हो गया, चला गया। ये जो होता है ये परमाणु संख्या होती है जो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये प्रोटॉन के नंबर होते हैं और ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। तो जब हाइड्रोजन, जो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है, उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो H+ बना रहा है उसने क्या कर दिया, उस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसकी वजह से उसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो H2+ जो मॉलिक्यूल होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इसका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने बनाया, ये है हमारा 1s, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमने लिख लिया H+ और इसका हमने 1s का ऑर्बिटल बना लिया। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी किसकी, H2+ की, तो ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं। ये हो गई हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s से, और यहाँ पर हमारी बनेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s से। तो देखिए, क्योंकि दोनों के पास मिला करके एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका एनर्जी डायग्राम यानी कि ऊर्जा का चित्र। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालनी हो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंध कोटि। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको बताया गया था NB - Na/2। यहाँ पर NB का मतलब होता था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या, एक ही ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जाएगा 1 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रतिबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर 0 है, तो ये 1 - 0 हो जाएगा होल अपॉन 2। तो 1 - 0/2 का कितना आ जाएगा, 1/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 1/2। किसी आयन के लिए, अगर किसी भी आयन के लिए बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आती है, फ्रैक्शनल का मतलब होता है भिन्न, भिन्नात्मक मान आता है, किसके लिए, फॉर एन आयन। किसी आयन के लिए अगर हमारी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भिन्नात्मक आती है तो उस कंडीशन में जो आयन होता है उसे स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थायी माना जाएगा। जो आयन होगा वो स्थायी होगा, स्थायी आयन। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इस बात को कि केवल आयन के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारी फ्रैक्शनल आ रही, भिन्नात्मक आ रही है, तो आयन को हम स्टेबल मानेंगे। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए आए, किसी मॉलिक्यूल के लिए, फॉर अ मॉलिक्यूल यानी किसी अणु के लिए, अगर किसी अणु के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल हो, तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा यानी कि अस्थायी होगा।
अनस्टेबल का मतलब आप समझ गए कि अगर भिन्नात्मक मान आ जाए बॉन्ड ऑर्डर का किसी अणु के लिए, किसी अणु या किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल माना जाएगा। लेकिन किसी आयन के लिए अगर फ्रैक्शन आ जाता है, भिन्नात्मक आ जाती है, तो आयन को क्या माना जाएगा? स्थायी माना जाएगा, यानी कि आयन स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो H2 क्या था? H2+ बना रहा था, ये एक आयन था। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आई है, तो इसे हम क्या मानेंगे कि ये आयन कैसा है? स्थायी है। ये हो गई बंद कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। अब बताते हैं इसका मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर को कहते हैं चुंबकत्व का गुण। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नेचर होगा, आपको दो मैग्नेटिक नेचर बताए गए थे। पहला आपको बताया गया था डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होता है? डायमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रति चुंबकीय। और दूसरा आपको बताया गया था पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय। तो जब हमारे मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है डायमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे अणु में एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा प्रेजेंट हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो हम उसे मानते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय। तो हमने यहाँ पर जब मॉलिक्यूल का डायग्राम देखा तो यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एस ऑर्बिटल में, और वो भी क्या? अनपेयर्ड है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों का होना, ये होते हैं पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब हो गया युग्मित, ये युग्मित का केस है। और अनपेयर्ड का मतलब हो गया कि किसी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये माना जाता है अयुग्मित, यानी कि अनपेयर्ड। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में हो, सारे इलेक्ट्रॉन युग्म में हो, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा या जो आयन होगा वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक माना जाएगा, प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो हमारा जो मॉलिक्यूल या आयन जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। हिंदी में लिख देंगे अनुचुंबकीय, इस तरह से। तो ये था हमारा H2+ आयन का मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, यानी कि आणविक कक्षक आरेख, तथा साथ में उसका बॉन्ड ऑर्डर, बंद कोटि एवं मैग्नेटिक नेचर, चुंबकत्व का गुण। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो अगला उदाहरण हमारा, वो है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर O बॉन्ड O ये होगा, दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाएंगे तो इसमें देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा एक एटम, ये ऑक्सीजन एटम होगा, और यहाँ पर ये होगा हमारा प्रेजेंट दूसरा ऑक्सीजन एटम। ध्यान से देखिएगा। और बीच में जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा O2 का। क्लियर है? तो ये हम बनाने जा रहे हैं 1s और ये 1s, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1s2 1s2, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पर दोनों 1s2 एटम आकर के बॉन्डिंग करेंगे तो दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो तरह के आणविक कक्षक बनेंगे। पहला बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब हो गया, इसको यहाँ पर बीच में रखने की कोशिश करिएगा, ये हो गया सिग्मा 1s2। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s2 में थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s2 में थे। O2 में जब पार्टिसिपेशन हुआ तो दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं। पहला बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया बॉन्डिंग वाला सिग्मा 1s2, फिर यहाँ पर भरा जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फिल करते समय ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कि आबंधित आणविक कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे प्रतिबंधित ऑर्बिटल में, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 1s2 फिल हो गया। अब इसके बाद बनाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 2s2, यही तो है
2s2। तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए ये 2s2 हो गया, और यहाँ पर दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के लिए ये हो जाएगा 2s2 का केस। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। ये दोनों भी ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर से वही चीज़ यहाँ पर बनेगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम शो करेंगे सिग्मा 2s से। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे, 4 है, 2 इसमें भर गए, बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये केस हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s का। तो सिग्मा स्टार 2s में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो ये O2 में देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, क्लियर है। अब इसके बाद आता है 2p4 का केस। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल भरने के लिए ही हमने 2 एनर्जी के डायग्राम पढ़े थे। एक पढ़ा था अप टू 14 इलेक्ट्रॉन या n2 तक, और दूसरा पढ़ा था ओवर 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि ओवर n2, जब 14 इलेक्ट्रॉन तक हो या 14 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए जाकर के कितने, अगर ध्यान से देखें तो 16 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 16 इलेक्ट्रॉन है तो हम फॉलो करेंगे ओवर 14 इलेक्ट्रॉन रूल, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉनों से ऊपर का नियम। तो यहाँ पर 1s2 बना दिया, 2s2 बना दिया। अब बनाने जा रहे हैं 2p4 का केस। तो ये यहाँ पर बनेगा p ऑर्बिटल, ये है 2p4 का केस। अब 2p4 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जाइए, ये इसका 2p2 दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2p4 का केस होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा बैक जाइए, अपनी मेमोरी में बैक जाइए। ओवर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप डायग्राम बनाते थे तो वहाँ पर छोटा सा चेंज ये आता था कि उसमें जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है, वो क्या हो जाती थी, वो पहले फिल हो जाती थी, क्लियर है। और उसके बाद फिल होती थी यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py, ये यहाँ पर फिल होगी। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से समझिएगा, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे 2pz ऑर्बिटल में। 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हमारे, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 में से जो बचे हुए 4 हैं उनमें सबसे पहले भरी जाएगी पाई 2px, पाई 2py। अब पाई 2px और 2py में इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में चला गया, फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हमने यहाँ पर कर दी पेयरिंग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2p4 में दोनों को मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसमें 2px, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसके बाद अब फिल करी जाएगी यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब फिल करी जाएगी फिर से, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई। अब हम भरने जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले यहाँ पर फिल करे जाते हैं पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये पाई स्टार 2px होगा और ये पाई स्टार 2py होगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो अब 4 4 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं सिग्मा 2pz से पाई 2px, पाई 2py में। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले गया पाई स्टार 2px में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया पाई स्टार 2py में। पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। और इसके ऊपर होती है हमारी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये सिग्मा स्टार 2pz जो होती है वो इसके ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्लियर है। ये इस तरह से फिल करी आती है। तो इसमें तो जब पाई 2px और 2py में ही नहीं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो पाई तो सिग्मा स्टार 2pz जो है वो खाली रह जाती है। ये होता है O2 मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम। इसको और क्लियरली देखना है, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर, ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले दोनों का 1s2 पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार 1s में। ये है आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि आबंधित आणविक कक्षक।
और ये है आपका प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इसके बाद 1s के बाद बनाया जाता है 2s, तो दोनों एटम्स के 2s बना दिए। ये दोनों एटम 2s में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो आणविक कक्षक बनाएंगे, तो पहले बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s और फिर बनाएंगे सिग्मा स्टार 2s यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आबंधित आणविक कक्षक, प्रतिबंधित आणविक कक्षक, दोनों में मिला के 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। इसके बाद आइए 2p का केस बनाएंगे। ये होता है 2p4, ये होता है 2p4। क्लियर है। अब क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा था, तो 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो हमने एनर्जी का ऑर्डर जो फॉलो किया उसमें पहले भरा जाता है सिग्मा 2pz। लेकिन अगर केवल 14 इलेक्ट्रॉन होते तो याद करिए इसमें सिग्मा 2pz बाद में भरा जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हैं इसलिए हम यहाँ पर पहले क्या भरेंगे, सिग्मा 2pz। तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2pz में एक ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2pz के बाद भरा जाता है पाई 2px पाई 2py। अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पाई 2px में पाई 2py में, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो इनकी पेयरिंग कर दी जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कंप्लीट हो गई, जो आबंधित आणविक कक्षक है वो भर चुके हैं। अब भरने जा रहे हैं प्रतिबंधित आणविक कक्षक। प्रतिबंधित आणविक कक्षक में पहले क्या भरा जाएगा, पहले फिल होगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो भरने का क्रम वही है। बचे थे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 में से 6 यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक चला गया पाई स्टार 2px में, एक चला गया पाई स्टार 2py में। अगर और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते तो पहले यहाँ पर पेयरिंग करते, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते सिग्मा स्टार 2pz में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे नहीं तो इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाई। अब चलिए इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बंध की कोटि निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस NA अपॉन 2, यही तो होता है। तो NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि आबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनी है, तो आबंधित कक्षक नीचे की तरफ होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन 6, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आबंधित इलेक्ट्रॉनिक कक्षकों में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। इसके बाद आ जाइए प्रतिबंधित आणविक कक्षकों में Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए ऊपर की तरफ होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 6। 10 माइनस 6 कितना होता है 4, 4/2 2। तो यहाँ पर जो बंद कोटि आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगी, इसीलिए देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें, चुंबकत्व का गुण अभी आपको बताया गया था कि अगर आपके मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय होता है। तो देखिए यहाँ पर पेयर्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर में, यहाँ पर भी पेयर में, यहाँ पर भी पेयर, पेयर है, पेयर है, पेयर है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आए तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। और हमने कहा कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है तो भी जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा माना जाता है, पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय माना जाता है। इसलिए O2 मॉलिक्यूल का जो चुंबकत्व का गुण होगा, जो मैग्नेटिक नेचर होगा, वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय, यानी कि पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है NB माइनस NA होल अपॉन 2, जहाँ पर NB क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आबंधित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2, यानी अपॉन में 2। तो बस आपको जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे जो नीचे बन रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे की तरफ बनते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं जिनमें स्टार लगता है उनमें इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लीजिए कितने हैं, दोनों को माइनस करके 2 से अपॉन कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 अपॉन में 2, तो ये हो गया 4/2 दैट इज़ 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं। देख लीजिए कैसे, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, 1s2 ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4,
फिर 2 6 2 8 2 10, ये 10 बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आबंधित आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन है। फिर स्टार में आइए, 2 2 4 और यहाँ पर ऊपर 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। 10 - 6 4 होल अपॉन 2, तो आंसर कितना आ गया 2 बॉन्ड ऑर्डर। और 2 क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए जो चुंबकत्व का गुण आएगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। अब इस तरह से आप बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूलर डायग्राम है वो बनाइए। जैसे नाइट्रोजन N2 का है, या O2- है, O2+ है, B2 है, Be2 है, इनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, उनकी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करिए और उनमें मैग्नेटिक नेचर बताइए, यानी कि बंध कोटि बतानी है आपको और साथ में चुंबकत्व का गुण। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो नेक्स्ट टर्न पे आपको कंप्लीट किया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।